अब हम पढ़ेंगे एसेट्स। दिस इज पार्ट 6 ऑफ चैप्टर 1। ठीक है, एसेट। देखो एसेट क्या होते हैं। एसेट लायबिलिटी क्या होती है, किसी को पैसे देने हैं। हमने कोई चीज खरीदी होती है ना, उसे हम एसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेट, जो कि हमें बेनिफिशियल होने वाला है। देखो हमने एक बहुत बड़ी मशीनरी खरीदी और हमें पता है कि वो मशीनरी से हम जो प्रोडक्शन करेंगे उससे हमें फायदा होगा, तो वो मशीनरी क्या बन गई हमारी, असेट। जिसे हमारे पास एक फिक्स डिपॉजिट है, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम वो एफडी के पैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फिक्स डिपॉजिट का जो भी पैसा है वो क्या बन गया, एसेट। जैसे हमारे पास 5 लाख रुपया कैश पड़ा है, तो हम ये पैसे जो है जब ज़रूरत पड़े तो यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमारा क्या बन गया, एसेट। समझ में आया। देखो जैसे लायबिलिटी को हम करंट और नॉन करंट में डिवाइड करते हैं ना, वैसे ही असेट को हम नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन करंट क्या होता है, जो एक साल से, जिसको हम यूज करते हैं और एक साल से ज्यादा। समझ में आया। समझो कि मैंने फर्नीचर करवाया तो मैं ऑलमोस्ट 10 साल तक तो मैं उसे यूज कर ही पाऊंगी, तो वो बन गया मेरा नॉन करंट एसेट। समझो कि मैंने किसी को लोन ली है, लोन दी है सॉरी, और वो 10 साल के लिए दी है, तो मेरा बन गया नॉन करंट एसेट। करंट एसेट क्या होता है, एक साल के अंदर अंदर हम जिसे यूज कर सकते हैं वो होता है करंट एसेट। ठीक है, जैसे कि हमारी बैंक का बैलेंस, हमारे कैश का बैलेंस, उसके बाद हमारे डेटर्स जो हमें एक साल से ज़्यादा थोड़ी रखेंगे, वो एक साल के अंदर अंदर हमें पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ये सब बन जाता है हमारा करंट एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट यानी नकली एसेट। समझ में आ रहा है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। पहले हमने ये नॉन करंट, जस्ट अ सेक, हाँ अच्छा, ये नॉन करंट हमने किया। ठीक है, अब हम देखेंगे टेंजिबल एसेट क्या होता है। अब टेंजिबल एसेट क्या होता है, जिसे हम अपने हाथों से छू सके, जिसे हम अपनी आंखों से देख सके, वो होता है टेंजिबल एसेट। जैसे कि बेंचेस है स्कूल की, तो वो स्कूल का एसेट है, तो वो क्या आप अपने हाथों से छू सकते हो उसे, हाँ आंखों से देख सकते हो, तो वो टेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट क्या होता है, जिसे आप अपने आंखों से नहीं देख सकते, जिसे आप अपने हाथों से छू नहीं सकते, मगर फिर भी वो एसेट होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। उसके एग्जाम्पल, आपका कोई फॉर्मूला है, समझ में आया। ये जो दवाई वाले होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाले, वो लोग सब फॉर्मूला बनाते हैं, सॉरी, वो लोग सब क्या बनाते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला पेटेंट, उसे क्या करवाना पड़ता है, पेटेंट करवाना पड़ता है। ठीक है, तो वो कैसा एसेट है, वो उसका अपना एसेट है। क्या किसी और के पास उसकी फॉर्मूला होगी, नहीं होगी, वो खाली उसी का एसेट है। समझ में आया। मगर वो आग से दिख नहीं सकता, मगर वो फायदा करता है बिजनेस में, वो फॉर्मूला से ही वो प्रोडक्ट बनाता है, वो बेचता है। ठीक है, तो वो इंटेंजिबल एसेट है। एक ऐसा एसेट जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, हाथों से छू नहीं सकते, फिर भी वो एसेट है। जैसे इसमें क्या क्या आता है, कॉपीराइट। आपने देखा होगा कि ये लोग जो म्यूजिक वाले होते हैं, वो लोग अपनी धुन बनाते हैं, फिर उसकी कॉपीराइट करवाते हैं। क्यों, ताकि कोई और चोरी ना कर सके। पेटेंट, पेटेंट का एग्जांपल मैंने आपको दिया। ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क्स भी वैसे होते हैं। तो ये तीन जो एसेट है ना, वो क्या है, इंटेंजिबल एसेट है। करंट एसेट माने वो एसेट जिसे हम एक साल के अंदर यूज कर सकते हैं। लिक्विड एसेट क्या होते हैं, लिक्विड एसेट माने वो उसे कभी भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि हमारे कैश, अभी कैश के लिए हमें एक साल भी रुकने की जरूरत नहीं, हम कैश को अभी के अभी भी यूज कर सकते हैं, तो वो क्या बन गया, लिक्विड एसेट। ठीक है, करंट एसेट और लिक्विड एसेट में एक ही डिफरेंस है, वो है स्टॉक का। जो अपना क्लोजिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक यानी पूरा साल खत्म हो गया और उसके अंत में जो हमारे पास बाकी बचा हुआ अपना माल रह गया, उसे हम स्टॉक कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो वो जो स्टॉक है वो इसके अंदर
लिक्विड एसेट में आएगा नहीं, बाकी सारे एसेट लिक्विड एसेट होते हैं। रियल एसेट भी यही होते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए अब उसे क्या कहते हैं, रियल एसेट कहते हैं। फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करते, जो एग्जिस्ट नहीं करते, हम खाली उसे एसेट साइड पे, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे लिखते हैं, मगर वो रियलिटी में एसेट है ही नहीं और वो एग्जिस्ट करते नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने डिबेंचर सुना है, डिबेंचर कंपनीज जो होती है वो डिबेंचर बाहर मतलब इश्यू करती है, ठीक है, तो कभी कभी वो डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं। डिस्काउंट पे इश्यू करना है सामने वाले को डिस्काउंट देना, यानी खुद के लिए नुकसान होता है, तो वो जो अमाउंट होता है ना वो हम कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड पे, ठीक है। क्या वो एक्चुअली में अपना एसेट है, क्या उससे हमें कुछ फायदा होता है, नहीं होता, वो तो रियलिटी में नुकसान है, मगर वो फिक्टिशियस एसेट है, नकली एसेट, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा जाता है और उसका फायदा जो है वो बहुत सालों तक होने वाला है ना, क्योंकि हम डिबेंचर जो है उसके पैसे बहुत साल तक यूज करने वाले हैं, ठीक है, हमें जो डिबेंचर से पैसा मिला है वो, इसीलिए उसको एसेट साइड रखते हैं और हर साल उसे क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। समझ में आ रहा है, वो क्या होता है, फिक्टिशियस एसेट। अब हम रिसिप्ट्स पे जाएंगे। रिसिप्ट्स यानी आवक, यानी कैश आना, उसे क्या कहते हैं, रिसिप्ट, ठीक है। एक होती है कैपिटल और एक होती है रेवेन्यू। मैं आपको समझाती हूँ, जो रोज का जो आपका काम है वो आप जब करते हो और उससे जो रिसिप्ट आती है उसे हम रेवेन्यू कहेंगे। जैसे कि मेरी स्टेशनरी की दुकान है तो मैं रोज बुक बेचती हूँ, पेन बेचती हूँ, ठीक है, नोटबुक बेचती हूँ, टेक्स्ट बुक बेचती हूँ, उससे जो पैसा आता है वो मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट है। मगर अचानक से मेरा जो टेबल है वो है वो खराब होने लगा है, तो मुझे अभी टेबल की जरूरत नहीं है, तो मैं उसे बेच रही हूँ, तो वो क्या बन गई, उससे जो पैसा आता है उसे कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं, ठीक है। फर्नीचर बेचा इसलिए, फिक्स्ड एसेट बेचा इसलिए, ठीक है। इसमें रोज बरोज का जो आपका जो प्रोडक्ट है जिसमें आप डील करते हो वही बेचते हो, वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। मगर जब आप एक एसेट, फिक्स्ड एसेट वगैरह बेचते हो तो वो क्या हो जाता है, कैपिटल रिसिप्ट। मूविंग अहेड, पेमेंट। पेमेंट भी ऐसा ही होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो मैंने मेरी स्टेशनरी की दुकान है, मैंने माल खरीदने के लिए पैसा दिया तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, पर मैंने फर्नीचर बनवाने के लिए पैसा दिया तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। समझ में आ रहा है, तो ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस पे खर्चा, किसका खर्चा होता है, वही गुड्स का खर्चा होता है जिसमें हम डील करते हैं, उसी बिजनेस, स्टॉक पे खर्चा है वगैरह पे खर्चा, प्रोडक्शन पर खर्चा। समझ में आ रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माने उस चीज की खरीदारी, यानी उस चीज पे खर्चा करना जिसे हम बहुत सालों तक यूज करने वाले हैं। जैसे कि मैंने टेबल वगैरह, फर्नीचर वगैरह बनवाया, तो क्या मैं फर्नीचर खाली एक ही साल यूज करूंगी, नहीं, और फेंक दूंगी, नहीं, तो मैं उसे बहुत सालों तक यूज करूंगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो डेफर्ड रेवेन्यू का मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। डेफर्ड यानी हम खींच रहे उसे, क्या कर रहे हैं, खींच रहे, वो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू, मगर हम उसे, उसका फायदा खाली ये साल में नहीं मिलने वाला, उसका फायदा 4-5 साल में मिलने वाला है, इसीलिए हम उसे क्या कर रहे हैं, एसेट साइड लिख रहे, और फिर हम उसे क्या कर रहे हैं, 5 साल के अंदर अंदर हम उसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या कर रहे हैं, राइट ऑफ कर, उसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और इसके कुछ एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है, हमने जो डिस्काउंट दिया है किसी को तो वो हमारा नुकसान है तो वो बाजू है, उसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि हम उसे हर साल राइट करेंगे 5 साल, समझो 5 साल का है, ठीक है। चलो मूविंग अहेड, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट। देखो हम जो अभी सिस्टम फॉलो करते हैं ना वो डबल एंट्री सिस्टम, हर एक ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री होती है,
कितनी एंट्री होती है? 2। मगर पहले के ज़माने में मारवाड़ी लोग बहुत फेमस है अकाउंट्स लिखने के लिए, तो वो लोग जब अकाउंट लिखते थे तो वो किस में लिखते थे? देसी नामा पद्धति। किसमें? देसी नामा पद्धति बोलते हैं उसे, ठीक है। वो सिंगल एंट्री सिस्टम थी, एक ही तरीके से एंट्री होती है। डबल एंट्री सिस्टम में मर्केंटाइल बेस, कैश बेस और मिक्स बेस। मर्केंटाइल बेस क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। देखो अब ये जो अपना साल है वो दिसंबर में एंड हो जाता है, ठीक है। तो समझो कि अपना अकाउंटिंग ईयर जनवरी टू दिसंबर है। अभी दिसंबर महीने का पूरा लाइट बिल जो होता है वो हम दिसंबर महीने में ही थोड़ी भरेंगे, वो हम कब भरते हैं? जनवरी में, जब हमारे पास बिल आएगा। उसके बाद हमें जनवरी के कुछ दिन दिए जाएंगे, जैसे कि 7 दिन, अगले 7 दिनों में तुम्हें ये बिल भरना है, ठीक है। तो अगर हम मर्केंटाइल बेसिस फॉलो कर रहे हैं ना, तो हम ये जो दिसंबर महीने का बिल है ना, भले ही हमने उसे पे नहीं किया है, मगर उसका इफेक्ट हम अपने बुक्स में देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में हम उस अमाउंट को दिखा देंगे, ठीक है। वो मर्केंटाइल बेसिस हो गया। कैश बेसिस में क्या होता है? जो जिसका भी ट्रांजैक्शन का जो भी हमने कैश में किया है ना, वही कैश बेसिस में इंक्लूड हो। जैसे दिसंबर का बिल है वो हमने अभी तक भरा नहीं है, हम 7 जनवरी को भर रहे हैं। देखो कैश कब दे रहे हैं? 7 को, माने वो इस साल में इंक्लूड होगा नहीं, उसे कैश बेसिस बोलते हैं। जितना कैश में जो भी दिया है वही इंक्लूड होगा, बाकी इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। मिक्स बेस क्या बोलते हैं? कुछ कुछ चीज़ों के लिए कैश बेस फॉलो करना और कुछ कुछ चीज़ों के लिए मर्केंटाइल बेस, उसे हम मिक्स बेस बोलते हैं। जनरली हम मिक्स बेस फॉलो करते हैं, ठीक है। गोइंग अहेड, ये 3 बेसिस है, एक्रूवल और मर्केंटाइल बेस, कैश बेस जिसे रिसिप्ट बेस भी बोलते हैं, मिक्स बेस, हाइब्रिड बेस भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हम वाउचर कैसे, हमारे अकाउंट्स कैसे बनेंगे। सबसे पहले मैंने किसी को सैलरी दिया तो मैं एक वाउचर बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? वाउचर। जैसे हम टीचर्स को सैलरी मिलती है ना, तो वाउचर बनता है। अब मेरा नाम लिखा होगा, सैलरी लिखा होगा, नेचर ऑफ एक्सपेंस में अमाउंट लिखा होगा, और फिर मुझसे साइन लेंगे कि भाई उन्होंने मुझे सैलरी दी तो मुझे इतना कैश मिला, ये करके मेरी साइन लेंगे। इसको क्या बोलते हैं? वाउचर। तो पहले वाउचर्स बनेंगे, सेल्स के बनते हैं, परचेज के बनते हैं, सब चीज़ के बनते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे ये ट्रांजेक्शन क्या है, सेल है, परचेज है, सैलरी है, क्या है, ठीक है। फिर जर्नल एंट्री, जो हमारी पहली बुक होती है, ठीक है, हम उसमें एंट्री करेंगे उसकी, ठीक है, जर्नल में करेंगे। फिर लेजर में क्या होता है? हर एक का डिफरेंट अकाउंट होता है, ठीक है। जनरल एंट्री कॉमन होती है, मगर इसमें हर एक का अलग अकाउंट होता है। इसमें एंट्री में समझो कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश आ गया, तो ये सैलरी के अकाउंट में भी हम लिखेंगे और कैश के अकाउंट में लिखेंगे। सैलरी में डेबिट साइड और कैश में क्रेडिट साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? लेजर पोस्ट। समझ में आया? ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस यानी साल के अंत में ट्रायल बैलेंस रेडी किया जाता है। ये देखने के लिए देखो डबल एंट्री सिस्टम है, इसीलिए ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड जो है दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। ये देखने के लिए कि कोई एरर तो नहीं है, हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। फिर हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L, बैलेंस शीट। I end my lecture for today. Thank you.